हेलो दोस्तों, आज हम अजय देवगन की मैदान मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत समर ओलंपिक्स के इंडिया और यूगोस्लाविया के फुटबॉल मैच से होती है, जिसमें विपक्षी टीम के प्लेयर्स इंडियन टीम को बुरी तरह से 10-1 से हराते हैं। एंड फिर सीन 1952 में कलकत्ता शिफ्ट होता है, जहां इंडियन टीम के हारने की खबर पूरे देश में आग की तरफ फैल चुकी होती है, जिसे जानकर लोग काफ़ी दुखी होते हैं। दूसरे तरफ फेडरेशन ऑफिस की मीटिंग में इस हार को लेकर काफ़ी बहसबाजी होती है और अंत में बली का बकरा टीम के कोच रहीम साहब को बनाया जाता है, जिस पर वे कहते हैं कि अगर टीम के हारने का गुनहगार मैं हूं तो टीम को चुनने का भी अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए। जिस पर ऑब्जेक्शन करते हुए एक सदस्य कोच रहीम पर आरोप लगाते हैं कि कोच साहब इसी बहाने टीम के बंगाल प्लेयर्स की जगह हैदराबादी प्लेयर्स को टीम में शामिल करना चाहती हैं। फेडरेशन ऑफिस के मेंबर्स केवल बंगाल और हैदराबाद पर ही अटके हुए होते हैं, देश की तो किसी को फिक्र ही नहीं। ऐसा कहकर रहीम साहब मीटिंग से बाहर निकल जाते हैं। एंड फिर रास्ते में वे छोटे बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं, जहां वे ट्रेन के सामने से एक ऐसी किक फुटबॉल को मारते हैं कि वो फुटबॉल करो बनाते हुए बच्चों के हाथ में चली जाती है, जिसे देखकर उन बच्चों को यकीन नहीं होता कि आखिर कैसे यह फुटबॉल टर्न करते हुए उनके पास चला आया। और फिर सीन 1962 में हैदराबाद का होता है, जहां रहीम साहब के परिवार को दिखाया जाता है, जिनके परिवार में उनकी मां, पत्नी प्रियामणि, 2 बच्चे और 1 बच्ची होती है, जिनसे रहीम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन रहीम साहब को सिगरेट पीने का काफ़ी शौक होता है और उनकी पत्नी इस लत को छोड़ने की जिद में लगी रहती हैं। एंड फिर उन्हें फेडरेशन की तरफ से फ़ोन आता है कि फेडरेशन आपके सारे सुझावों को मानने के लिए तैयार है, आप केवल एक अच्छी टीम बनाइए। जिसके बाद रहीम साहब अपने असिस्टेंट के साथ अपने टीम की तलाश में भारत भ्रमण पर निकल पड़ते हैं। सबसे पहले रहीम सिकंदराबाद पहुंचते हैं, जहां सिकंदराबाद की गलियों में चप्पल पहनकर एक लड़के को फुटबॉल स्किल्स दिखाते नजर आते हैं, जिससे वे प्रभावित होकर उसको अपनी टीम के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर सीन 1953 में कलकत्ता का होता है, जहां एक फुटबॉल मैच के दौरान एक पीके नाम के खिलाड़ी से रहीम काफ़ी प्रभावित होते हैं और उसे इंडिया खेलने के लिए इन्वाइट कर देते हैं। तीसरे खिलाड़ी को रहीम बम्बई के एक स्टेडियम से सेलेक्ट करते हैं, जो जूते की वजह से घाव लगने के बावजूद भी गोल दागने की चाहत रखता है। चौथे खिलाड़ी को रहीम 1955 में केरल से सेलेक्ट करते हैं, जबकि 5वें खिलाड़ी को 1956 में पंजाब के एक घरेलू टूर्नामेंट से। फिर 1956 में कलकत्ता का सीन होता है, जहां फेडरेशन की पार्टी के दौरान रहीम जी की मुलाकात पीएम से होती है। उसी दौरान रॉय नाम का एक फेमस इंसान पार्टी में आता है, जो कि एक न्यूज़ एडिटर होता है, जो रहीम जी से मुलाकात के दौरान पिछली हार के लिए उनकी काफ़ी बेइज्जती करता है और इस बार के लिए उनके द्वारा चुनी हुई टीम पर भी सवाल खड़ा करता है। जिसके बाद फिर इंडियन फुटबॉल टीम की कोच के साथ एक ग्रुप फोटो होती है। एंड फिर उसके बाद सीन 1956 में मेलबर्न समर ओलंपिक्स का होता है, जहां इंडियन टीम का पहला मुकाबला हंगरी से होता है, लेकिन हंगरी टीम पर्सनल इशूज़ की वजह से ओलंपिक्स से अपना नाम वापस ले लेती है और इंडियन टीम को अपना दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना पड़ता है। चूँकि इसके पहले इंडियन टीम कभी जूते पहनकर फुटबॉल मैच नहीं खेली थी, इस कारण से ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स उनका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं और फिर मैच के दौरान डिसूजा और पीके दनादन गोल मारने लगते हैं। ये देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी घबरा जाती है और इंडियन टीम 4 गोल करते हुए यह मैच जीत जाती है और ओलंपिक में हैट्रिक मारने वाले डिसूजा पहले भारतीय खिलाड़ी बनते हैं। मैच के बाद प्रेस से बात करते हुए ऑस्ट्रेलियन टीम के कोच बताते हैं कि इंडियन टीम का जीतना महज एक इत्तेफाक या तुक्का था। दूसरी तरफ इंडियन एडिटर रॉय भी अपने पेपर में इंडियन फुटबॉल टीम को जीतने को महज एक तुक्का बताते हैं, क्योंकि उनको रहीम से काफ़ी जलन थी और उन्हें लगता था कि रहीम के कोच बनने का मतलब है कि वो बंगाल के प्लेयर्स को टीम से बाहर कर देंगे। फिर सीन रहीम के घर का होता है, जहां पता चलता है कि रहीम का बेटा भी रहीम की तरफ फुटबॉल खेलना चाहता है, जो अपने पिता से कहता है कि वह कभी फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ेगा और वादा करता है कि 60 के ओलंपिक्स में सेलेक्ट होकर दिखाएगा। और 1958 में कलकत्ता के नेशनल चैंपियनशिप में अपनी बेहतरीन स्किल्स के दम पर अपनी टीम को जिताकर अपना लोहा मनवा देता है। फिर सीन नेशनल फुटबॉल कैंप का होता है, जहां प्लेयर्स को 1960 रोम ओलंपिक्स के लिए रहीम के नेतृत्व में ट्रेनिंग दिया जा रहा होता है और रहीम उनको एकदम से परफेक्ट बनाने में लगा होता है। कुछ समय बाद रोम ओलंपिक्स 1960 की शुरुआत होती है, जहां इंडिया अपना पहला मैच दुनिया की सबसे शानदार टीम हंगरी के खिलाफ हार जाता है और दूसरा मैच उसका फ्रांस के खिलाफ होता है, जहां इंडियन टीम फ्रांस को 88वें मिनट तक गोल करने से रोके रखती है। लेकिन यह मैच 1-1 की बराबरी
जनवरी पर समाप्त हो जाता है और इसी के साथ भारत रोम ओलंपिक से बाहर हो जाता है। लेकिन फ्रांस की टीम को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर देता है, जिस कारण भारतीय टीम की काफ़ी प्रशंसा होती है। इस हार के बाद फेडरेशन की मीटिंग में रहीम को काफ़ी भला बुरा सुनना पड़ता है और मेंबर्स की मेजोरिटी की बदौलत उन्हें कोच पद से हटा दिया जाता है, जिसके बाद उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है और मेडिकल रिपोर्ट में पता चलता है कि उन्हें लंग कैंसर हो गया है, जिससे वे काफ़ी टूट जाते हैं और बाकी की ज़िंदगी अपने परिवार के साथ बिताने लगते हैं। जहां उन्हें न्यूज़ के माध्यम से पता चलता है कि इंडियन फुटबॉल टीम एक के बाद एक मैच हारते जा रही है। फिर एक दिन रहीम की पत्नी उन्हें समझाती है कि आप घर में बैठकर अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, जाइए फेडरेशन से बात करिए आखिरी बार टीम को ओलंपिक के लिए ट्रेन करने के लिए। फिर क्या रहीम के अंदर वही पुराना जुनून देश के लिए जाग जाता है और वे फेडरेशन की मीटिंग में पहुंच जाते हैं, जहां पता चलता है कि इंडियन टीम पिछले 8 इंटरनेशनल मैचों में से 7 मैच हार चुकी है और फेडरेशन ऑफिस में फुटबॉल के अलावा बाकी सारे मैटर पर चर्चा होती है, जहां रहीम एक बार फिर से कोच बनने की इच्छा जाहिर करते हैं। पहले तो उनका काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन फुटबॉल के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए मेंबर्स की मेजोरिटी के आधार पर उन्हें कोच बना दिया जाता है, जिसके बाद वे अपनी पुरानी टीम को इकट्ठा करके ट्रेन करने लगते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पता चलता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से गवर्नमेंट इंडियन फुटबॉल टीम को ओलंपिक्स में नहीं भेजेगी, चूँकि इनके पीछे सबसे बड़ा हाथ इंडिया के टॉप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट व रहीम के दुश्मन मिस्टर रॉय का हाथ होता है। एंड फिर रहीम इसके लिए पीएम से मुलाकात करता है और बताता है कि मैंने फुटबॉल को अपना पूरा जीवन दे दिया है और काफ़ी सारी बातें होती हैं, जिसके बाद पीएम साहब इंडियन टीम को एशियन गेम्स 1965 में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां भारत का पहला मुकाबला साउथ कोरिया से होता है और साउथ कोरिया इंडिया को 4-0 से हरा देता है। फिर दूसरा मुकाबला भारत का थाईलैंड से होता है और यह मुकाबला उसके लिए करो मरो का होता है, क्योंकि यह मुकाबला अगर भारत हार जाएगी तो वह ओलंपिक्स से बाहर हो जाएगी। जिसके बाद भारत दमदार प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड को 4-1 से हराकर ओलंपिक्स में अपनी सांसें जिंदा रखता है, जिससे इंडियन फैंस काफ़ी खुश हो जाते हैं। और भारत का अगला मैच जापान से होता है और इंडिया जापान को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में वियतनाम से भिड़ती है। दूसरी तरफ कोच रहीम की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगती है और मैच शुरू होता है और अद्भुत कला का प्रदर्शन करते हुए इंडियन टीम 2-0 से पिछड़ने के बाद जापान को 3-2 से हराकर इतिहास रचते हुए फाइनल में पहुंच जाती है। जिसके बाद अगले फाइनल मैच के लिए बस से स्टेडियम जाते समय जकार्ता की सड़कों पर भीड़ इंडिया को घेर लेती है और गेट आउट इंडिया के नारे लगाते हुए बवाल करने लगती है, लेकिन वहां से आर्मी के द्वारा टीम को बचा लिया जाता है और पूरी सुरक्षा के साथ स्टेडियम पहुंचाया जाता है। दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम में कोच साहब की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगती है, इसके बावजूद भी वो टीम का हौसला बढ़ाते हैं। अब फाइनल में इंडिया का मुकाबला साउथ कोरिया से होता है, जहाँ इंडिया उसे हराते हुए 1962 एशियन गेम्स में गोल्ड हासिल करती है, जिस पल को देखकर और सुनकर पूरे देश के लोगों की आंखें खुशी से नम हो जाती है। और इसके 9 महीने बाद कोच रहीम जी का देहांत हो जाता है और तब से लेकर आज तक भारत ओलंपिक्स के एक भी फुटबॉल खेल में अभी तक जगह नहीं बना पाया है, जिसका इंतज़ार 64 सालों से जारी है और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।